हेल हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के क्वेश्चंस पेपर और उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, कोयला और खनिज तेल बनते हैं। कोयला और खनिज तेल बनते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। क मृत जीवों से, जीवाश्मों से, जीवित जीवों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवाश्मों से। जो हमारा खनिज तेल कोयला है वो जीवाश्म से बनते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा है, सरकार द्वारा बिजलियों की सुविधा प्रदान की जाती है। तो सरकार द्वारा बिजलियों की सुविधा प्रदान की जाती है पैसा कमाने के लिए, सार्वजनिक हित के लिए, बिजली उपयोग के लिए, सरकारी कार्यालयों के लिए। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, सार्वजनिक हित के लिए, लोगों की हित के लिए ये कार्य होता है। ठीक है। तीसरा है, खरीफ का आगमन होता है। तो खरीफ का आगमन कब होता है? मानसून की वापसी के साथ, मानसून के आगमन के साथ, मकर संक्रांति के बाद, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका उत्तर हो जाएगा मानसून के आगमन के साथ। ये सही उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि जो धान बोते हैं वो मई जून में मानसून के आगमन के साथ होता है और वहाँ खरीफ फसल बोया जाता है उस मौसम में। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा मानसून के आगमन के साथ। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 तक, 1920 से 1924 तक, 1917 से 1921 तक, 1939 से 1945 तक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क, 1914 से 1918 तक। पांचवा है, भारत में मुद्रा छापने की अधिकृत संस्था है। तो भारत में पैसे छापने की अधिकृत संस्था कौन सी है? भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय सहकारी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इनमें आपका आ जाएगा ख, सही उत्तर रिजर्व बैंक। ठीक है। उसके बाद प्रश्न ब देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का ब। ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, इसमें सरकार के राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत खाली स्थान है। तो सरकार का सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है कर। सरकार का सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत है कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा कर। ठीक है। दूसरा, जो संसाधन पृथ्वी पर सीमित मात्रा में है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा अनवीकरणीय। ठीक है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, छत्तीसगढ़ को खालिस्तान का कटोरा कहा जाता है। तो आप तो जानते हैं छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए छत्तीसगढ़ को यहाँ पे आ जाएगा धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है। आदर्श संसद में महिलाओं की संख्या है। आदर्श संसद में महिलाओं की संख्या खालिस्तान प्रतिशत होनी चाहिए। तो संसद में महिलाओं का जो आरक्षित सीट होता है वो होता है आपका 33%। 33%। तो आपका उत्तर हो जाएगा 33%। ठीक है। पांचवा है, नियमगिरी में खालिस्तान अयस्क का भंडार है। तो नियमगिरी में खालिस्तान अयस्क का भंडार है। नियमगिरी में आपका बॉक्साइड जिससे एल्यूमिनियम बनता है उसका भंडार है। ठीक है। तो आगे की ओर हम चलते हैं। अब देखते हैं जोड़ी मिलाओ। ठीक है। तो देखते हैं पहला, राजनीतिक दलों का पंजीकरण।
राजनीतिक दलों का पंजीकरण आपका हो जाएगा चुनाव आयोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा आयकर, आयकर मतलब निजी आय पर कर, निजी आय पर जो कर लगता है उसे कहते हैं हम आयकर, ठीक है। टेलीविज़न का आपका आ जाएगा JL62G, ठीक है। उसके बाद देश में जागृति का अधिकार शिक्षा है, देश में जागृति का अधिकार शिक्षा है, ठीक है। दुर्ग जिले में क्या है, दुर्ग जिले में, हमारे दुर्ग जिले में भिलाई स्टील प्लांट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस जोड़ी मिलाव को संपन्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है टिकाऊ विकास खुशहाली किसे कहते हैं। 2 अंक के लिए क्वेश्चंस है। ये सभी क्वेश्चंस आपकी बुक में विद्यमान हैं, आप एक नज़र डालेंगे तो आपको इनके उत्तर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तीसरा है रूसी क्रांति के 2 कारण लिखिए, रूसी क्रांति के 2 कारण लिखिए। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, प्रश्न नंबर 2 से प्रश्न नंबर 6 तक, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है सरकार के लिए बजट क्यों जरूरी है। तो बजट के आप 3-4 जरूरी क्यों है ये पढ़कर आप प्रिपेयर कर जाएंगे, ओके। प्रश्न नंबर 5 है हरित क्रांति किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति किसे कहते हैं इसको भी आप अपने बुक से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है शीत युद्ध किन 2 देशों के मध्य हुआ। तो शीत युद्ध जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, शीत युद्ध संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस के मध्य हुआ। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है पहला आम चुनाव और आज के चुनाव में किस तरह अलग था, मतलब अंतर आपको लिखना है। ये 3 अंक के लिए दिया गया है कि पहले का चुनाव और आज के चुनाव में क्या अंतर है, ये पूछना चाह रहे हैं। प्रश्न नंबर 8 है आपके आसपास ऐसी कौन सी चीज़ें उपलब्ध हैं जो हमें दूसरे देशों से जोड़ती है। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से चीज़ हैं जैसे कि मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एआई मॉड्यूल्स और बहुत कुछ जो हमें विदेशों से जोड़ते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न 9वां है शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। शांति आंदोलन के उद्देश्य क्या हैं या आपको लिखना है, ठीक है। प्रश्न 10वां आगे की ओर चलते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं में किन चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है। जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया है उसमें आप किन चीज़ों का प्रवाह देखते हैं इसको लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 है नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय साधन में अंतर है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय साधन में क्या अंतर है आपको बताना है। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय में अंतर, ठीक है। ये 4 नंबर का है इसलिए आपको 4 लिखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके विद्यालय के विकास के क्या संकेत होते हैं कि आपके स्कूल के, आपके विद्यालय में विकास हो रहा है उसके कोई संकेत क्या हो सकते हैं ये पूछ रहा है। तो 4 नंबर के लिए है तो आप 4 लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 प्रथम विश्व युद्ध के 4 कारण लिखिए। तो इनमें 4 कारण लिखना है तब भी ये 4 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। तो विश्व युद्ध एवं संधियों के पाठ में से है, आपको उसका उत्तर इसमें देखने को मिलेगा कि वर्साय की संधि का जर्मनी पर क्या प्रभाव पड़ा। ये भी 4 अंक है तो आपको 4 प्रभाव इसमें लिखने हैं, ठीक है। प्रश्न 5वां, प्रश्न 15वां यदि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों पर नियंत्रण न रखें तो मुद्रा एवं साख व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको भी आप बुक से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अथवा में दिया हुआ है अमेरिकी आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अमेरिका की आर्थिक मंदी का पूरे विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा आपको बताना है, ओके। उसके बाद प्रश्न 16वां है
वैश्वीकरण से क्या आशय है? आप वैश्वीकरण के परिभाषा लिख कर, मतलब आशय क्या है यहाँ पूछना चाहता है कि वैश्वीकरण से आपका आशय क्या है। ठीक है, वैश्वीकरण से आपका आशय क्या है? भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए कि भारत में किस प्रकार से वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ रहा है। आपको उसके लक्षण एवं प्रभाव को स्पष्ट करना है। ठीक है, ये 5 नंबर का है, तो अच्छे से आप इसको प्रिपेयर करके जाएंगे। इसके अथवा में दिया हुआ है उदारीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विवरण दीजिए। तो उदारीकरण क्या है, आपको इसको स्पष्ट करना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विवरण देना है। आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 है, संविधान सभा में संविधान निर्माण लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए? संविधान सभा में संविधान के निर्माण में लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए किस तरह के कदम उठाए, ये आपको बताना है। इसी के अथवा में दिया हुआ है प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार लिखिए। ये प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकार एवं राष्ट्रपति के कार्य व अधिकार आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, तो आपको इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद 18 आपका आता है। प्रश्न नंबर 18, संचार के प्रमुख साधनों को स्पष्ट कीजिए। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, संचार के प्रमुख साधन जैसे कि पीसी, कंप्यूटर्स, एआई माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स, ये हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनसंचार के माध्यमों के लाभ व हानि लिखिए। जैसे कि जनसंचार के माध्यमों को लाभ व हानि लिखिए। जितने भी नेटवर्किंग से जुड़े जो तथ्य होते हैं या फिर सामान होते हैं, उनको संचार के माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, तो वीडियो में कमेंट करें, लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।